स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेसी है। अब ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, पर यार आइडियली डेमोक्रेसी है क्या? क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए ना तो डिलिमिटेशन का मुद्दा है क्या, हम समझ ही नहीं सकते उसको। देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसमें डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है पावर टू रूल, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां रूल करने की पावर लोगों के हाथ में हो। अब किसी भी डेमोक्रेसी में लोग या तो वो खुद अपने लिए रूल बनाते हैं, और ये अक्सर उन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है जहां पॉपुलेशन जो है वो कम होती है, ताकि रूल जो है या रूल मेकिंग जो है उन मुद्दों पर आसानी से निर्णय लोग खुद ही ले पाएं। और इसी को दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में दोस्तों लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं। भारत में उन्हें MP या MLA कहा जाता है, और फिर यही लोग संसद में बैठकर लोगों के बिना पे उनके लिए रूल्स या लॉज बनाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जो हमारा भारत फॉलो करता है। अब डिलिमिटेशन का डायलेमा समझने से पहले एक एग्जाम्पल को याद रखिएगा। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस हैं। ठीक है, अब जैसे क्लास में डिसीजन मेकिंग फास्ट करने के लिए एक CR नियुक्त किया जाता है, वो CR मिलकर डिपार्टमेंट के DR को चुनता है, यानी कि डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और सब डिपार्टमेंट्स के DR मिलकर जिसको बहुमत देंगे वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनता है। ऐसा ही होता है ना। अब इस सिनेरियो में आप आइडियल सिचुएशन को इमेजिन करो कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के CR इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करें, दो DR भी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करें, राइट? अब इस एनालॉजी में आप हमारे MPs को फिट कर दो। तो समस्या अभी यह है कि भारत में पॉपुलेशन जो बड़ी है, यानी कि हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से क्लासेस में स्टूडेंट्स की संख्या जो बड़ी है वो नॉर्थ स्टेट्स में ज्यादा तेजी से बढ़ी है और साउथ में कम हुई है, जिससे नॉर्थ का एक CR अभी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और साउथ के MP यानी कि वहां के CR उनके पीछे कम पॉपुलेशन है। तो डिलिमिटेशन बस इन CRs या कहिए कि MPs के पीछे बराबर पॉपुलेशन रखना चाहता है, ताकि हमारे लोगों द्वारा किए जाने वाले रूल में सब लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि हर डिपार्टमेंट में 200 बच्चों के पीछे 4 CR की लिमिट तय थी, तो भाई अगर बच्चों की संख्या कल को 200 से 250 होती है तो 50 एक्स्ट्रा बच्चों के लिए एक और CR की सीट बनाई जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हमारा डिलिमिटेशन करने जा रहा है। लेकिन भाई इस सब में समस्या कहां पे है? तो चलिए इस सारे मुद्दे को अब इस एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए डिकोड करते हैं। दोस्तों, डिलिमिटेशन का सीधा मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं और सांसदीय सीटों की संख्याएं को नई जनगणना के अनुसार दोबारा से तैयार करना। यह हर सेंसस के बाद होता है, ताकि सभी सीटों पर तकरीबन बराबर जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन हो। अगर हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो भारत में डिलिमिटेशन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आजादी के बाद अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जा चुके हैं, 1953, 1963, 1973 और 2002। अब इन कमीशंस ने देश के हर राज्य के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या नई जनगणना के अनुसार तय की थी। मिसाल के तौर पर पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 1951 के सेंसस के बेसिस पर हुआ, जिसने लोकसभा की सीटें 489 से बढ़ाकर 494 कर दी। अब दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन 1961 के सेंसस के बाद हुआ, और इसमें जो 1956 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसको भी कंसिडर किया गया, और लोकसभा की सीटें जो थी वो बढ़ाकर 522 कर दी गई। तीसरा जो अपना डिलिमिटेशन था वो 1971 के सेंसस के बाद हुआ। इसमें लोकसभा की जो सीटें थी वो 522 से बढ़ाकर 543 कर दी गई। अब इसके बाद जो चौथा डिलिमिटेशन कमीशन था वो साल 2001 के सेंसस के ऊपर बेस्ड था, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था, और वो फर्क था कि लोकसभा की टोटल सीट्स को नहीं बदला गया। मतलब सीट्स जो थी वो 543 पर ही फ्रीज रही, बस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज थी उन्हें एडजस्ट किया गया। अब जो ये फ्रीज की वजह है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई हर सेंसस के बाद सीट्स बढ़ती क्यों गई, और फिर अचानक से साल 2002 में ये क्यों नहीं बदली गई? चलो इस बात को पहले डिस्कस करते हैं। देखो, 1970 के दशक तक कुछ स्टेट्स ने जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम शुरू कर दिया था। खास करके जो सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने इसमें अच्छा काम करा। अब दिक्कत ये आई कि जो स्टेट्स जनसंख्या कंट्रोल कर रहे थे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो थी, जबकि कुछ अन्य स्टेट्स में अभी भी जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही थी। अब अगर सीधा रूल फॉलो करते कि भाई जिसके पास जितनी जनता उतनी सीट्स, तो जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनके पास सीट्स कम हो जाती, और जिन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया उनकी सीट्स बढ़ जाती।
अब ये तो थोड़ा उल्टा लगता है यार, क्योंकि यहां तो अच्छा काम करने वालों को सजा मिल रही थी। अब इसी टेंशन को देखते हुए 1976 में संविधान का 42वां अमेंडमेंट लाया गया, जिसने ये डिसाइड किया कि भाई अगले कुछ समय तक यानी कि 2000 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा और लोकसभा जो सीट्स हैं वो हर राज्य के लिए 1971 वाले लेवल पर ही फ्रीज कर दी जाएंगी। यानी जिस राज्य की जितनी सीट्स 1971 के हिसाब से बनी थी वही 2000 तक चलेगी, चाहे फिर उसकी पॉपुलेशन धीरे बढ़े या तेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मकसद था कि स्टेट्स को इनकरेज किया जा सके कि भाई वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें, बिना इस डर के कि भाई अगर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हुई तो उनकी सांसदीय रिप्रेजेंटेशन गिर जाएगी। अब इस फ्रीज का एक नतीजा यह हुआ कि अगले कुछ दशकों तक सीट शेयर तो वही रहा, पर पॉपुलेशन बढ़ना रुका नहीं। कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर भारत के राज्य जो थे उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती रही, वहीं इसके कंपैरिजन में जो साउथ इंडिया की स्टेट्स थी वहां की पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। अब इससे फर्क यह पड़ा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत बड़े हो गए पॉपुलेशन के मामले में और कुछ बहुत छोटे रह गए। अब एग्जाम्पल के लिए 2001 आते आते देश का सबसे बड़ा सांसदीय क्षेत्र 30 लाख से ज्यादा वोटरों का हो गया, जबकि सबसे छोटे में 50,000 से भी कम लोग थे। आप सोचो कि एक एमपी 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सिर्फ 50,000 को। अब ये तो वोटिंग का वेट जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है ना। अब इसके बाद आती है 84th अमेंडमेंट 2001 और 87th अमेंडमेंट 2003। इन्होंने 1971 का जो फ्रीज था उसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, मगर साथ ही 2008 के आसपास जो बाउंड्रीज थी उनको 2001 के सेंसस के अनुसार रैशनलाइज कर दिया गया विदाउट चेंजिंग द सीट काउंट। यानी अगर सीधी भाषा में देखें तो 2026 से पहले हम राज्यों की लोकसभा सीट संख्या नहीं बदलेंगे, सबका रिप्रेजेंटेशन 1971 की आबादी के हिसाब से ही रहेगा, बस कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज एडजस्ट कर लो ताकि हर सीट के अंदर वोटर्स थोड़ा समांतर हो जाए। अब यह काम 2002 से 2008 में हुआ, जिससे अभी के 2014 वाले, 2019 वाले और 2024 वगैरह के इलेक्शंस हुए। अब दोस्तों 2026 नजदीक आ रहा है। संविधान कहता है कि 2026 के बाद जो पहली सेंसस होगी यानी कि 2031 वाली, उसके आधार पर फिर से डिलिमिटेशन हो। मतलब 2031 की सेंसस डेटा से डिसाइड होगा कि हर राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी में एक कैच आता है, और कैच ये है कि कोविड के चलते 2021 का सेंसस हुआ नहीं। तो अभी जब ये सेंसस होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनी सेंसस आफ्टर 2026। तो भाई ये सेंसस होते ही सीट्स की रीएडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी, 2031 तक की वेट नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी में जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिस्प्यूट बना हुआ है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल का फैक्टर, जिससे आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना है। दोस्तों दिक्कत यहां है कि पिछले 40-50 सालों में भारत के अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत अलग रही है यार। जहां एक तरफ जो साउथ इंडियन की स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, उन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण पर काफी मेहनत करी, और वहीं नॉर्थ इंडियन या कुछ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें पॉपुलेशन अभी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब इसका सीधा मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय आबादी में दक्षिण की हिस्सेदारी यानी कि परसेंटेज कम होती गई और उत्तर की परसेंटेज बढ़ती गई। कुछ नंबर्स देखें तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। 1971 में भारत की टोटल जनसंख्या करीब 22% दक्षिण के 4 प्रमुख राज्यों से थी, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्रा से आता था। अब 2011 तक यह हिस्सा घटकर 18% के आसपास रह गया। सोचो जनता का प्रपोर्शन घट गया क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, उल्टा उत्तर के राज्यों का शेयर बढ़ गया। एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल मिलकर भारत की लगभग आधी जनता बनाते हैं। 1971 से 2011 के बीच डेकेडल ग्रोथ रेट को देखें तो उत्तर भारत में 1971 से 81 में 37% तक का जंप देखा गया, जो धीरे से गिर के 2001 से 2011 में 18% हुआ। लेकिन दक्षिण में 1971 से 81 में ग्रोथ 23% थी, जो 2001 से 11 में 13% तक आ गई। यानी दोनों ने अपने ग्रोथ रेट कम किए, पर नॉर्थ का बेस ऑलरेडी ज्यादा था यार। मतलब आज भी यूपी बिहार की ग्रोथ साउथ से ज्यादा है, बस पहले से थोड़ी स्लो हुई है। अब इस सब का नतीजा यह हुआ कि 1971 के बाद अगर हम अब एक्चुअल पॉपुलेशन शेयर को देखें तो दक्षिण के कुछ राज्यों की रिप्रेजेंटेशन अब डिस्प्रपोर्शनेट लगती है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु की 1971 में जनसंख्या 4.1 करोड़ थी और 2011 सेंसस में यह 7+ करोड़ है, पर लोकसभा सीट अब भी 39 ही है फ्रीज की वजह से।
वहीं अगर आप यूपी को देखो तो यूपी की 1971 में 8.4 करोड़ थी और 2011 सेंसस में ये 20 करोड़ है, पर यूपी के पास सीटें 80 ही हैं। तो तमिलनाडु का एक एमपी अब यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी सेंसस अपडेट नहीं हुआ, 18 लाख लोगों को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते, लेकिन यूपी के एमपी के पास 25 लाख से ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। और 2011 के सेंसस के बाद 15 सालों में तमिलनाडु का यह नंबर और ज्यादा कम हुआ है और वहीं यूपी का यह नंबर बढ़ा है। अब दोस्तों अगर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू प्रिंसिपल को देखें, जो कि डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यूपी के लोगों का वोट तमिलनाडु के लोगों की तुलना में कम वेट रखता है, क्योंकि एमपी पर पॉपुलेशन ज्यादा है। अब यही पॉइंट उठा के कुछ लोग कहते हैं कि डिलिमिटेशन होना फेयर है, क्योंकि हर स्टेट की सीट उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए जी। मगर दूसरी साइड पे दक्षिण के लोग और नेता बोल रहे हैं कि हमने तो सरकार की बात मानी, छोटे परिवार बनाए, विकास की ओर ध्यान दिया। अब अगर 2026 के बाद सीट्स स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन पर हो गए तो भाई हमारी सीट्स बढ़ने की बजाय प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगी, और जो स्टेट्स फैमिली प्लानिंग में पीछे रहे उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है जी, एक्स्ट्रा सीट्स मिल रही हैं उन्हें। ये तो भाई अन्याय हुआ। उनका मानना है कि 1976 में जो फ्रीज पॉलिसी थी वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हम आपकी पॉलिटिकल पावर कम नहीं होने देंगे। अब अगर वो प्रॉमिस तोड़ा गया तो ये गलत सिग्नल जाएगा। जैसे एक डेमोग्राफर ने बोला था कि द स्टेट्स विच स्क्रूपुलसली फॉलोड पॉपुलेशन कंट्रोल आर नाउ एट अ डिसएडवांटेज, और इसी मलाल को साउथ के नेता आजकल खुलकर जता रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं नॉर्थ और साउथ की पॉपुलेशन ग्रोथ की। दोस्तों इस एस्पेक्ट को अगर आप डिटेल से देखने जाओ तो इसको मेजर करने का एक तरीका है टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि टीएफआर। टीएफआर का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में एवरेज कितने बच्चों को पैदा करती है। अब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है, यानी कि कितने लोग मर रहे हैं उससे कितनी पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है। और अगर ये 2.1 से नंबर ऊपर गया तो मतलब यह है कि पॉपुलेशन अगली पीढ़ी में बढ़ जाएगी, और नीचे मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी अगर माइग्रेशन ना हो तो। अब भारत का टीएफआर दोस्तों 1950 में 5+ था, बहुत हाई, पर धीरे धीरे घटते हुए अब 2022 तक ये 2.01 पे आ गया है, यानी अब पूरा देश ओवरऑल रिप्लेसमेंट रेट के आसपास आ गया है। लेकिन इस एवरेज के पीछे बहुत वेरिएशन है दोस्तों। इसी में 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार अब सिर्फ 5 राज्य ही भारत में ऐसे बचे हैं जिनका टीएफआर 2.1 से ऊपर है, जिसमें बिहार जिसका लगभग 3 है, मेघालय का 2.9 है, यूपी का 2.35, झारखंड का 2.3 और मणिपुर का 2.17 है। और बाकी सब जगह 2.1 जो कि रिप्लेसमेंट लेवल है उससे टीएफआर नीचे आ चुका है, जिसमें कई राज्य तो 1.6 और 1.8 के बीच में बैठे हैं। पर दक्षिण भारत के सभी 5 प्रमुख राज्यों ने काफी पहले ही ये रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर लिया था। केरला ने तो 1988 में ही 2.1 से नीचे अराउंड 1.8 पर आ गया था। तमिलनाडु 1993 तक यहां पे आ गया था, और आंध्र प्रदेश 2001 तक और कर्नाटका 2005 तक 2.1 से नीचे पहुंच गया था। और आज की डेट में तमिलनाडु का टीएफआर 1.4 से 1.6 के बीच माना जा रहा है। कुछ स्कोर जैसे 1.4 बता रहे हैं, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से अभी तक जो ट्रेंड है वो तमिलनाडु का 1.8 से भी नीचे आ रहा है। अब केरला, तेलंगाना, आंध्रा सब 1.5 के आसपास है, कर्नाटका 1.6 और 1.7 के आसपास है, यानी ये सब देश के सबसे कम फर्टिलिटी वाले राज्यों में है। इतना ही नहीं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे कि सिक्किम जो मे भी छोटे हैं वहां पे भी लो फर्टिलिटी है। मगर बड़ा पॉइंट यह है कि नॉर्थ इंडिया की हिंदी बेल्ट यूपी, बिहार पर्टिकुलरली अभी भी 2.1 से ऊपर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में वहां भी गिरावट जारी है, जैसे कि बिहार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग 3.4 पे था, लेकिन एनएफएचएस 5 में यह 3.0 पे आ गया, और यूपी 2.7 से 2.35 पर आ गया। तो इंप्रूवमेंट तो हर जगह है, पर जो गैप है वो अभी भी सिग्निफिकेंट है दोस्तों। एक और एंगल देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि साउथ में स्लो क्यों हुई। यह भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए, वहां की जो सरकारें हैं उन्होंने 1970s से ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन की ड्राइव्स थी, महिला शिक्षा थी, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस वगैरह, ये सब किया उन्होंने। फैमिली प्लानिंग को भी एक्टिवली पुश किया गया। कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में 1980s 90s से ही 2 या 1 बच्चे का संदेश प्रचार हुआ, लोगों ने उसे अपनाया भी।
नॉर्थ में भी एफर्ट्स हुए जैसे कि नसबंदी के कैंप्स, पर रिजल्ट्स थोड़े डिलेड रहे दोस्तों, क्योंकि कई सोशो इकोनॉमिक कारण थे, शायद शिक्षा, वुमेन की इंपावरमेंट, अर्बनाइजेशन, जिन सबका रोल होता है फर्टिलिटी कम करने में, वो यहां के स्टेट्स अचीव नहीं कर पाए। अब इसका नतीजा यह हुआ कि साउथ राज्यों की पॉपुलेशन में एजिंग यानी कि बुजुर्ग लोगों का प्रपोर्शन बढ़ने लगा है। जब बर्थ रेट इतना नीचे चला जाता है तो यूथ पॉपुलेशन कम होती है और बुढ़ापे की ओर सोसाइटी बढ़ सकती है। वहां अब कंसर्न यह भी है कि आने वाले डिकेड्स में वर्कफोर्स कम पड़ सकती है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमी पर स्ट्रेन आ सकता है, क्योंकि उन्हें पेंशन्स तो देनी पड़ेंगी, हेल्थ केयर तो देना ही पड़ेगा। अब ये वैसे अलग मुद्दा है, पर इस पॉपुलेशन कंट्रोल से काफी कनेक्टेड है। अब दोस्तों अगर हम नंबर्स देखें, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस इससे मंशा यह है कि पिक्चर आपके दिमाग में छप जाए। तो बिहार का TFR 2.98, लगभग 3 बच्चे पर वुमेन, सबसे ज्यादा भारत में। यूपी 2.35, झारखंड 2.3, मेघालय 2.9, नॉर्थ ईस्ट का एक्सेप्शन जहां फर्टिलिटी हाई है, शायद वहां का कल्चर ही वैसा है। अब मणिपुर 2.17 और रेस्ट ऑफ इंडिया सब 2.1 या उससे नीचे। महाराष्ट्र 1.9, गुजरात 2.0, वेस्ट बंगाल 1.6 से 1.8, पंजाब 1.6, ये सब NFHS 5 का डेटा है। और दक्षिण स्टेट्स जैसे ऊपर देखा 1.4 से 1.8 की रेंज में। तमिलनाडु और केरला लोएस्ट एंड पे है 1.4 से 1.6। अब ये नंबर्स दिखाते हैं कि फर्टिलिटी में एक गैप है दोस्तों। जनसंख्या ग्रोथ डायरेक्टली फर्टिलिटी से लिंक होता है और साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माइग्रेशन भी फैक्टर्स हैं, पर फर्टिलिटी मेजर ड्राइवर है पॉपुलेशन चेंज का। एक और इंडिकेटर है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को मापने का, और वो है डिकेडल ग्रोथ। एग्जाम्पल 2001 से 2011 में केरला की डिकेडल ग्रोथ सिर्फ 5% थी, तमिलनाडु की 15%। इसके कंपैरिजन में नॉर्थ की स्टेट्स का, बिहार का 25%, यूपी का 20% के ऊपर। अब इस डेटा को जानकर इस डेटा का जो नेट इंपैक्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों हम इस सेक्शन में जो हमने स्टैट्स देखे उनका एक एनालिसिस करते हैं, बट एनालिसिस से पहले वहां के मुख्यमंत्री और यहां के पॉलिटिकल लीडर्स का क्या कहना है इसके बारे में एक बार हल्की सी नजर उस पर डाल लेते हैं। तो इतने सालों तक तो सब सही चल रहा था क्योंकि भाई सीट्स फ्रीज थी, पर जैसे ही 2026 नजदीक आई तो साउथ इंडिया के नेता लोग चिंतित हो गए। उनको लगा कि भाई अब अगर 2031 के सेंसस के बाद सीट्स बनती हैं पॉपुलेशन के अनुसार तो भाई हमारी पॉलिटिकल पावर सेंट्रल लेवल पर कम हो सकती है। और पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं साउथ के सीएम्स की तरफ से। इसी में तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने तो सीधा एक रैली में थोड़ा मजाक में लोगों को कह दिया कि भाई अब शायद 16 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, हम दो हमारे 16। अब ये क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में एक पुरानी कहावत है याल पित्र देवम, जिसमें 16 चीजों को धन माना गया है, इंक्लूडिंग संतान। अब स्टालिन ने कहा कि जब डिलिमिटेशन की वजह से तमिलनाडु की सीटें कम हो सकती हैं तो एक तरह से मजबूरी है कि लोग ज्यादा बच्चे करें ताकि पॉपुलेशन शेयर बना रहे। अब ऑब्वियसली ये एक व्यंग यानी कि सरकाजम था, लेकिन आप इससे मुद्दे की इंटेंसिटी को समझ सकते हो। अक्टूबर 2024 में उन्होंने बोला कि सरकार फैमिलीज को प्रमोट करेगी कि वो 2 से 3 बच्चे ज्यादा पैदा करें और इसके लिए इंसेंटिव्स देने पर भी विचार चल रहा है। नायडू जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई हम पिछली पॉलिसीज यानी कि 2 बच्चों वाली पॉलिसीज को रिवर्स करने को तैयार है, क्योंकि हमारे यहां फर्टिलिटी रेट बहुत लो लग रहा है, सिर्फ 1.5 है, जो फ्यूचर में इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। उन्होंने जापान, यूरोप का एग्जाम्पल दिया जहां एजिंग पॉपुलेशन से दिक्कत हो रही है। यूपीएससी ने साल 2024 में क्वेश्चन भी पूछा जिसका आंसर इटली था। मतलब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पहुंच गए हम, और अब पॉपुलेशन इतनी स्लो हो गई है कि यंग वर्कफोर्स की भी कमी हो जाएगी। अब दोस्तों तेलंगाना में भी ऐसा ही सोचा जा रहा है। वहां 2023 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस की सरकार आई और CM A रेवंत रेड्डी और वहां की तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड नॉर्म को लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए अबॉलिश करने पर विचार करना शुरू कर दिया। अब पहले यहां पे रूल था कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोग ज्यादा बच्चे करें बिना किसी पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, जिससे उनकी फर्टिलिटी और बर्थ रेट बढ़ सके। अब ये रूल आंध्रा ने पहले ही हटा दिया था 2023 में ही, और अब तेलंगाना भी करने का सोच रहा है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने खुल के बोला है कि सेंटर साउथ के साथ पार्शियलिटी कर रहा है। हमने फैमिली प्लानिंग अच्छे से लागू किया और अब हमें सजा मिलेगी सीट्स कम होने से। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली को साउथ के एफर्ट्स की कदर नहीं है। उन्होंने कर्नाटका के CM और बाकी दक्षिण CMs को साथ मिलकर आवाज उठाने को कहा। कर्नाटका की CM सिद्धारामैया ने भी स्टालिन के स्टैंड को सपोर्ट करा। मार्च 2025 में तमिलनाडु के स्टालिन ने सभी दक्षिण राज्यों के नेताओं की एक ऑल पार्टी मीटिंग करी, जिसमें ये सब CMs इन्वॉल्व थे, यहां तक कि केरला के पिनाराई विजयन भी थे, जिन सबने मिलकर कंसर्न जताया कि पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन साउथ की पार्लियामेंट्री प्रेजेंस को कमजोर कर देगा।
केरला का पर्सपेक्टिव भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। केरला की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत पहले ही स्टेबलाइज हो गई थी। उनकी आबादी कंट्री में सिर्फ 2.8% है, लेकिन लोकसभा में 20 सीटें हैं, 3.7%। अब प्रोजेक्शन ये है कि केरला की सीट्स शायद 20 से घटकर 18 हो सकती हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब केरला के लीडर्स भी यही मानते हैं कि भाई ये उनके इन्फ्लुएंस को नेशनल लेवल पर कम करेगा और वो इस पर कड़ी ऑब्जेक्शन रखेंगे। 2025 की शुरुआत में ही केरला में न्यूज आई कि केरला को डिलिमिटेशन के बाद सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवरऑल दक्षिण के नेता ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन के खिलाफ नहीं है, पर सिर्फ पॉपुलेशन को बेस बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि ये उनको पनिश करता है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब तमिलनाडु ने तो ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करके डिमांड किया कि भाई डिलिमिटेशन को 30 साल और पोस्टपोन कर दो, या फिर ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे जस्टिस हो सके, जैसे टोटल सीट्स बढ़ाने दो सबके लिए प्रोपोर्शनेटली, जो आगे डिस्कस भी हम करेंगे। एक हंसी की बात बताता हूं, सीएम स्टालिन को कुछ मीडिया ने काफी ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि भाई आप बच्चे पैदा करने का नारा दे रहे हैं, जबकि आपके पिताजी ने नसबंदी ड्राइव सपोर्ट किया था इमरजेंसी के टाइम पर। तो दोस्तों ये यहां पे पॉलिटिकल मजबूरी और पॉलिटिकल सर्वाइवल की मजबूरी दिखाता है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें, जो हमने डेटा पहले डिस्कस किया था उसके एनालिसिस पे आ जाते हैं। देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ की पॉपुलेशन का अंतर सिर्फ संख्या का नहीं है दोस्तों। जो संख्या हमने टीएफआर के रूप में देखी, उससे क्वालिटी भी ड्राइव होती है। क्वालिटी का और इवन फॉर दैट मैटर आई वुड से इकोनॉमिक एस्पेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। साउथ के स्टेट्स जहां पॉपुलेशन कंट्रोल में आगे हैं, वहीं वो लिटरेसी, हेल्थ, जीडीपी पर कैपिटा वगैरह इंडिकेटर्स में भी जनरली बेटर हैं। अब नॉर्थ के कुछ स्टेट्स अभी भी उन पैरामीटर्स में पीछे हैं। अब इसी कारणवश एक बड़ा मुद्दा जो साउथ के नेता उठाते हैं वो है कि भाई हम जीडीपी और टैक्स से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जी, फिर भी हमें फंड्स कम मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस एक स्टेटमेंट में कहा गया कि दक्षिण के राज्य कंट्री की जीडीपी का 35% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि पॉपुलेशन भाई हमारी 18 से 20% है। अब यह दिखाता है कि वहां प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। पर फिर भी फाइनेंस कमीशन जब सेंट्रल टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसमें पॉपुलेशन को एक फैक्टर माना जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 पॉपुलेशन ली थी वेटेज के लिए कि भी जितनी जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसको उस हिसाब से ज्यादा फंड्स मिलेंगे। अब इससे दक्षिण को नुकसान होता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का शेयर कम है। ऑलरेडी साउथ के लोग बोलते हैं कि भाई हम टैक्स ज्यादा देते हैं, वापस कम पैसे मिलते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवांत रेड्डी ने यह पॉइंट उठाया था कि सदर्न स्टेट्स पे मोर टैक्सेस बट रिसीव लेस इन रिटर्न। अब उनका कहना था कि भाई अगर अब पार्लियामेंट में भी हमारी संख्या कम हो गई तो और बुरा हाल होगा, क्योंकि फिर पॉलिसी मेकिंग और फंड एलोकेशन दोनों जगह हमारी आवाज दब जाएगी। अब ये एक तरह से फेडरल इंबैलेंस वाली बात है। अब नॉर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें इसको, तो उनकी शिकायत यह है कि भाई हमें अंडर रिप्रेजेंट किया गया है अभी तक। वो कहते हैं कि देखो यूपी में 20 करोड़ लोग हैं और सीट सिर्फ 80, मतलब 25 लाख पर सीट। केरला में 3.5 करोड़ में 20 सीट है, मतलब 17.5 लाख पर सीट। तो मतलब यूपी के प्रतिनिधि को 25 लाख लोगों की आवाज उठानी पड़ रही है। केरला का एमपी सिर्फ 17 लाख की आवाज उठा रहा है, तो ये भी तो गलत है ना। अब इस लॉजिक से नॉर्थ वाले चाहते हैं कि अब सीट बढ़े तो उनको उनका हक रिप्रेजेंटेशन का मिले। वो कहते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल यही डिमांड करता है और इस वजह से हमारी डिमांड वाजिब है जी। एक और चीज है दोस्तों, आने वाले टाइम में 2050 तक अगर यही ट्रेंड्स जारी रहे तो हो सकता है कि कुछ दक्षिण स्टेट्स की पॉपुलेशन घटेगी भी। जैसे केरला लाइकली विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बाय मिड सेंचुरी। फर्टिलिटी इतनी कम है, माइग्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है, गल्फ कंट्रीज में स्पेशली। नॉर्थ स्टेट शायद अब तक स्टेबल या स्लाइट इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों ये डिवाइड अगर आज नहीं सुधारा गया तो फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ जाएगा यार। अब साउथ में इस सब पर एक इमोशनल पॉइंट भी है। वहां के लोग कहते हैं कि भाई हमारी पॉलिटिकल वॉइस इससे डाइल्यूट हो जाएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व पर नॉर्थ का पलड़ा हावी हो जाएगा। ऑलरेडी हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का कल्चरल गैप मौजूद है, जिस पे डिबेट भी चल रहा है, स्टॉप हिंदी इंपोजिशन। और उस पर अगर संख्या बल भी नॉर्थ का बहुत ज्यादा हो गया तो साउथ को लगता है कि उनके इश्यूज को सुना नहीं जाएगा। अब यह सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं दोस्तों, बल्कि फेडरल ऑटोनॉमी और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल बन गया है। तो कुल मिला के नॉर्थ साउथ का ये पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिवाइड डिलिमिटेशन डिबेट का सेंटर है। अब दोनों साइड्स अपने वैलिड पॉइंट रख रही हैं, सॉल्यूशन लेकिन फिर भी आसान नहीं लगता, क्योंकि या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल फॉलो करो जिससे साउथ हर्ट होगा, और या फिर इक्विटी के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी टेंशन है दोस्तों। इसके बाद एक बार नंबर्स को देख लेते हैं कि भाई अगर डिलिमिटेशन हुआ तो इसके बाद कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जिससे थोड़ी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो सवाल है वो ये है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो सबसे ज्यादा सीटें और सबसे कम सीटें किसको मिलेंगी। इसके लिए कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। एक एजम्पशन ये है कि हम लोकसभा की टोटल सीट्स बढ़ा देते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से, ताकि हर सीट पे लगभग मान लो 20 लाख पॉपुलेशन एवरेज रहे।
जब संविधान बन के रेडी हुआ था तो ये नंबर 10 लाख का था, और करंटली 543 इलेक्टेड सीट्स हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट यूज्ड टू बी, अब वो कोटा खत्म हो गया है। तो 2011 की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, 2031 में मे भी ये 140 से 150 करोड़ होगी, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ, जो भी अभी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस चल रही हैं। अगर 20 लाख पर सीट फॉर्मूला लें तो 150 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 लाख इज इक्वल टू 750 सीट्स। अब यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ प्रपोजल्स रेशो को भी लेके चलते हैं कि जैसे 120 करोड़ पर 543 थे तो 140 करोड़ पर 630 होने चाहिए, तो अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, लेकिन हम सीट्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट में तो यह भी आया था कि शायद टोटल सीट्स 548 से बढ़कर 707 हो, और कुछ लोग जैसे कि स्टालिन ने बोला कि अगर 848 सीट तक बढ़ा दी गई, विच इज अ वेरी हाई सिनेरियो, तब तमिलनाडु को प्रोपोर्शनेटली 22 न्यू सीट्स मिलेंगी। हालांकि यह बहुत हाई लग रहा है, रियल काउंट इतना ऊपर जाना मुश्किल है यार। तो चलो अब हम ना 707 वाला जो बीच वाला एवरेज नंबर है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस को देखते हैं, ठीक है। अब यूपी और उत्तराखंड दोनों मिलाकर अभी 85 सीट पे हैं। यूपी के पास 80 है, उत्तराखंड के पास 5 है। पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से बढ़कर ये 126 हो जाएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को 41 सीट्स मिलेंगी। बिहार और झारखंड को देखें तो अभी दोनों के पास मिलाकर 54 सीट्स हैं, बिहार के पास 40 है, झारखंड के पास 14 सीट है। ये बढ़कर 85 हो सकते हैं, यानी 31 प्लस सीट्स। अब इसी के साथ राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ वगैरह भी गेनर्स होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है यहां भी 50% प्लस सीट्स के ज्यादा का ग्रोथ होगा। तमिलनाडु प्रेजेंटली 39 पर है। अब रिपोर्ट कहती है कि नो रिडक्शन इन इट्स रिप्रेजेंटेशन, यानी 39 ही सीटें रहेंगी, मतलब तमिलनाडु का काउंट स्टेगनेंट रहेगा। इसका मतलब भी समझो, टोटल सीट्स बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी तमिलनाडु सेम है, तो प्रपोर्शन में तमिलनाडु ऑलरेडी कम हो गया। केरला 20 से कम होकर 18 हो जाएगा, सीधा 2 का नुकसान। कर्नाटका अभी 28 पे है, शायद 28 से हल्की सी बढ़े, मे बी लो 30s के आसपास। अगर तमिलनाडु 39 ही है तो कर्नाटका 28 से 30 के बीच हो सकता है, एग्जैक्ट पता नहीं, पर मेजर चेंज नहीं होगा वहां पे। इसी के बीच अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखें तो आंध्र प्रदेश के पास 25 और तेलंगाना के पास 17 सीटें हैं। इनकी पॉपुलेशन डिसेंट है, आंध्रा की 5 करोड़ के आसपास, तेलंगाना की 4 करोड़, और शायद आंध्रा की 25 से 27 सीटें हो जाएं और तेलंगाना की 17 से बढ़कर 18 से 19 के आसपास हो जाएं। अब इसमें आंध्र प्रदेश शायद थोड़ा गेन करेगा, क्योंकि 1971 में अनडिवाइडेड आंध्रा की पॉपुलेशन थी 4.3 करोड़, आंध्रा और तेलंगाना टुगेदर, और सीट्स थी 42 के आसपास कंबाइंड। और आज आंध्रा और तेलंगाना की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, लगभग डबल से ज्यादा। तो सीट्स अगर प्रोपोर्शनेटली बढ़ती हैं तो 84 कंबाइंड होनी थी, पर अब तक ये 42 ही है। स्प्लिट होके आंध्रा के पास 25 और तेलंगाना के पास 17। तो एक्चुअली आंध्रा और तेलंगाना दोनों के लिए पोटेंशियल गेन है, लेकिन नेशनल शेयर में इनकी पॉपुलेशन हाई नहीं है दोस्तों, लगभग 6% के आसपास कंबाइंड है, जिससे सीट्स जो कंबाइंड हैं वो शायद 50 के आसपास ही आ सकती। पर फिर भी इंडिविजुअल आंध्रा और तमिल सीट्स का ब्रेकअप कितना होगा वो अभी अनसर्टन है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, जिसके पास 42 है, ओडिशा के पास 21। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन शेयर कम हुई है, 1971 में 8%, अब 7%। शायद 42 से थोड़ा बड़े ये नंबर या सेम ही रहे। ओडिशा ऑल्सो अराउंड सेम गेन या छोटा सा गेन हो। अब महाराष्ट्र, जिसके पास 48 सीट्स है, पॉपुलेशन शेयर थोड़ा कम हुआ है, 1971 में 9.5 था, अब 9% है, तो 48 सेम या स्लाइट इंक्रीज हो सकता है। पंजाब हरियाणा, इनकी पॉपुलेशन शेयर भी कम या स्टेगनेंट है, पंजाब के पास 13 सीटें हैं, मे बी सेम, हरियाणा के पास 10 है, मे बी सेम या एक आधी सीट बढ़ जाए। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इनकी पॉपुलेशन स्मॉल है और कुछ जगह पे डिक्लाइन भी है। असम के पास 14 सीटें हैं, माइट इंक्रीज हो 1 या 2 का, क्योंकि वहां डिकेडल ग्रोथ नेशनल एवरेज से थोड़ी ज्यादा है। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर आप बात करो तो सब में 1 या 2 सीटों में चेंज आएगा। इन शॉर्ट जो बहुत बड़ा जंप होगा वो होगा सीट काउंट ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स में। अब हर 10 लाख एक्स्ट्रा जनता का मतलब है 1 सीट बढ़ाओ, तो यूपी के 20 करोड़ पे कितने एक्स्ट्रा बनते हैं सोचो, जिसके कारणवश यूपी और उत्तराखंड को एक ही झटके में 41 सीट ज्यादा मिल जाएंगे। बिहार और झारखंड में 31 प्लस का सिनारियो है। अब ये इतना सिग्निफिकेंट है कि लोकसभा का पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद एक और भी सिनेरियो आता है कि भाई अगर टोटल सीट्स लिमिटेड ही रखी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सीट्स 543 ही रखो, बस उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भाई साउथ स्टेट का और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो हर एक्स्ट्रा सीट जो नॉर्थ को जाएगी वो साउथ की सीट कट कर जाएगी। साउथ के कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि अगर 543 को ही हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो तमिलनाडु जैसी स्टेट की सीटें 39 से घटकर 25 तक आ सकती है। तो इसीलिए कुछ साउथ के नेता ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई टोटल सीट्स को स्टेबल मत रखो, उन्हें भी बढ़ाओ, ताकि किसी की सीटें भी कम ना हो। अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी हिंट किया है कि साउदर्न स्टेट्स की सीट्स रिड्यूस नहीं होंगी,
शायद वो इशारा कर रहे हो कि टोटल सीट्स इतनी बढ़ा देंगे कि सबके एब्सोल्यूट नंबर या तो सेम रहेंगे या फिर बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु को 39 ही रखेंगे पर यूपी को बढ़ा देंगे। बट जैसे कि हमने देखा कि ऊपर वाले स्टैट्स में केरला का नंबर कम होता दिखाई दे रहा है, तो उस सब सिनेरियोज में इन स्टेट्स को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा है कि साउथ की सीट्स कम नहीं होंगी लेकिन नॉर्थ की बढ़ेंगी, यानी एंड रिजल्ट फिर भी नॉर्थ का शेयर बढ़ा के ही जाएगा। तो यह सुन के दक्षिण वाले कहते हैं कि भाई बात तो देखो एक ही हुई, हमें रिलेटिवली नुकसान ही पहुंचाया जा रहा है। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन भी है दोस्तों, राज्यसभा का क्या। हमने लोकसभा की बात तो करी, लेकिन राज्यसभा में भी सीट्स स्टेट्स की पॉपुलेशन पर ही बेस्ड है रफली अगर हम देखें। और अभी राज्यसभा में सदर्न स्टेट्स की थोड़ी ज्यादा सीट्स हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से, क्योंकि राज्यसभा एलोकेशन तो 1952 की रीएडजस्टमेंट से ही है, जो लोकसभा सीट शेयर से कहीं ना कहीं लिंक्ड भी है। अब अगर बहुत इंबैलेंस लोकसभा में हुआ तो लॉन्ग टर्म में राज्यसभा सीट एलोकेशन पर भी सवाल उठेंगे। वो अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांग सकता है। फिलहाल वैसे राज्यसभा स्टैटिक है, 250 मेंबर्स हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड हैं बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो नंबर भी बढ़ाना या रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा टिल्ट आया तो। लेकिन एनीवेज लोकसभा सीट गेन या लॉस क्लियरली नॉर्थ के फेवर में जाएगा। जब भी डिलिमिटेशन हुआ हमें ये देखने को मिलेगा, और इसलिए सदर्न स्टेट्स इसको लिटरली खुद की कुर्सी के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसे देख रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट एस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई इस सारे मुद्दे का हमारे देश के लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, जिससे हमने आज की क्लास की शुरुआत की थी, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों डेमोक्रेसी के लिए डिलिमिटेशन एक कसौटी की तरह है। एक तरफ प्रिंसिपल है कि भाई सबकी आवाज बराबर होनी चाहिए, एक वोट की एक कीमत वाराणसी में भी उतनी होनी चाहिए जितनी तिरुवनंतपुरम में है। और यह मुद्दा अभी थ्योरेटिकली तो प्रूवन है, थ्योरेटिकली चल भी रहा है, पर प्रैक्टिकली क्योंकि एमपीज की संख्या फ्रीज थी तो एक वोट की कीमत वेरी करती है अलग अलग जगह के ऊपर। अब डिलिमिटेशन से यह प्रिंसिपल अपलोड होगा कि भाई 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। दोस्तों दूसरी तरफ यह फेडरलिज्म और यूनिटी का सवाल है, क्योंकि अगर कुछ राज्यों को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन महसूस हुआ तो उनकी नाराजगी बढ़ सकती है। तमिलनाडु जैसी जगह पे पहले ही एक नैरेटिव चलता है कि सेंटर सदर्न स्टेट्स को साइडलाइन करता है, चाहे वो लैंग्वेज का मामला हो, फाइनेंस का हो, इन सब मुद्दों पे। अब अगर सांसद में भी उनकी सीटें कम हुई या प्रपोर्शन कम हुई तो ये नैरेटिव और भी तेज हो सकता है। बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड को और गहरा कर सकता है। अगर हम सत्ता संतुलन यानी कि पावर बैलेंस को भी देखें तो उसमें भी बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। आज की डेट में सेंट्रल पॉलिटिक्स में नॉर्थ हिंदी बेल्ट का काफी बोलबाला है। यूपी से 80, बिहार से 40 एक्सेट्रा बहुत सी सीटें आती हैं, पर फिर भी कोलिशन पॉलिटिक्स में साउथ का रोल बहुत अहम रहा है। 1980 से 2000s में आप देखिए, कल को अगर नॉर्थ के पास 50 से 100 एक्स्ट्रा एमपीज आ गए तो शायद बिना नॉर्थ को रिप्रेजेंट किए कोई पीएम बन ही ना पाए, जो आज तक हो भी रहा है। और शायद जो साउथ की सपोर्ट सीख करते थे उस सपोर्ट की जरूरत भी ना पड़े। सदर्न रीजनल पार्टीज का इंफ्लुएंस कम हो जाएगा नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और इससे नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में साउथ रीजनल पार्टीज का इंफ्लुएंस भी कम हो जाएगा। ऑलरेडी 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि एनडीए जैसे अलायंसेस हिंदी बेल्ट में स्वीप करते हुए फुल मेजॉरिटी ले आते हैं, साउथ की पार्टीज ऑपोजिशन में ही रह जाती हैं। ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे पॉलिसी मेकिंग के बायस भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ के कई इंडिकेटर्स में साउथ आगे है और वो चाहते हैं कि पॉलिसी उस लेवल की बने, लेकिन नॉर्थ के मुद्दे अलग हैं दोस्तों, पॉपुलेशन, बेसिक लिटरेसी एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट उन पे ज्यादा फोकस करती है। अगर नॉर्थ के एमपीज और ज्यादा हो गए तो नेशनल पॉलिसीज भी शायद उनके पर्सपेक्टिव से और ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी। और साउथ के लोगों का कहना है कि हमारा जैसा डेवलप्ड रीजन है हम पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब अगर सिंपल भाषा में देखें तो दोस्तों इससे सदर्न स्टेट्स की पॉलिटिकल बार्गेनिंग की पावर कम हो जाएगी। अब ये टायरनी ऑफ मेजॉरिटी जैसा भी हो सकता है कि भाई अगर एक तरफ संख्या बहुमत बहुत भारी हो जाए तो दूसरी साइड को इंबैलेंस फेस करना पड़ सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में दोस्तों एक बैलेंस स्पेशली हमारे देश में इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है। यूएसए वगैरह में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड हैं, पर सेनेट में हर स्टेट को इक्वल वोट है। हमारे यहाँ राज्यसभा समवॉट उस रोल में है, छोटे स्टेट को कम से कम एक सीट तो हम देते ही हैं, पर फिर भी अगर लोकसभा बहुत स्क्यूड हो गई तो डिसीजन मेकिंग भी स्क्यूड हो जाएगी, और ये कंसर्न बहुत जेन्युइन है। साथ ही एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी स्पेशली डिलिमिटेशन से। अब सोचोगे कैसे? तो कहना यह था कि अगर एक एमपी 30 लाख लोग हैंडल कर रहा था तो डिलिमिटेशन के बाद शायद 20 लाख पर एमपी हो जाए, तो एमपी अपने एरिया के लोगों पर बेटर फोकस भी कर पाएगा। वोटर भी फील करेगा कि भाई मेरा एमपी हमारे जैसे लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, और दूसरे एरिया के एमपी भी उतने ही लोग रिप्रेजेंट करेंगे।
अब यूपी का वोटर ये नहीं सोचेगा कि भाई मेरा एमपी तो डबल लोगों को देख रहा है कंपेयर टू केरला, तो मैं कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज करूं, शायद उसके पास वक्त ही ना होगा। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज जब रैशनलाइज होगा तो उससे इलेक्टोरल सिस्टम में भी फेयरनेस आएगी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हां, जैसा बोला, वापस पॉलिटिकल फेडरल इशू, लेकिन हां इसका एक काउंटर पॉइंट भी है। सदर्न स्टेट्स का कहना है कि सिर्फ पॉपुलेशन को बेस बनाना ठीक नहीं है, कुछ वेट और भी सीट एलोकेशन में होना चाहिए। जैसे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला हो सकता है जिसमें 50% वेटेज पॉपुलेशन का हो और 50% वेटेज स्टेट्स के कंट्रीब्यूशन का हो, जैसे कि टैक्स, जीडीपी या फॉर दैट मैटर गवर्नेंस पैरामीटर्स, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित करेंगे। पर ऐसा कोई प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिखा है कि पॉपुलेशन बेसिस पे होगा, तो उसको बदलने के लिए हमें संविधान में भी अमेंडमेंट करनी होगी। एक और प्रभाव जो इनडायरेक्टली होगा वो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसा हमने बोला कि भाई अगर पॉलिटिकल वेट शिफ्ट हुआ तो फाइनेंस कमीशन वगैरह में भी नॉर्थ के स्टेट ज्यादा शेयर मांगेंगे, अब साउथ का नेगोशिएटिंग पावर कम हो जाएगा वहां पे। ऑलरेडी 15 फाइनेंस कमीशन में जब से बेस ईयर 1971 से 2011 किया गया है, तो तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने अपोज किया था इसको, क्योंकि उनको शेयर कम मिल रहा था। उनको लगा कि भाई हमारे फंड जो है वो ऑलरेडी कट हो जाएंगे। अब आगे चल के अगर लोकसभा में भी साउथ के एमपी कम प्रपोर्शन में हुए तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस में भी वो उतनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, जिससे फिस्कल फेडरलिज्म भी इंपैक्ट हो सकता है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत प्यारा वे फॉरवर्ड है। फाइनेंस कमीशन ने इसी पॉपुलेशन को जब 1971 से 2011 पर किया, इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक और पैरामीटर लगा दिया, और वो था टीएफआर का। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उनको उतना ज्यादा पैसा तो देंगे, लेकिन जिसका जितना ज्यादा टीएफआर उसको उतना कम पैसा मिलेगा। अब डिलिमिटेशन में भी हम एक इनोवेशन ये ला सकते हैं या एक एस्पेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप टीएफआर को एक क्राइटेरिया बना दो। अब आप सोचेंगे कि भाई एक तरफ पॉपुलेशन दूसरी तरफ टीएफआर, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। नहीं, पॉपुलेशन पीछे वाले जो हिस्ट्री है उसके बेसिस के ऊपर सीट्स दे रहा है, लेकिन टीएफआर वहां का कितना है वो आने वाली पॉपुलेशन को निर्धारित करेगा, जो फ्यूचर पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम सीट एलोकेशन में एक पैरामीटर यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम दोस्तों अगर इसको सम अप करें तो ये डिलिमिटेशन का मुद्दा बहुत ही दिलचस्प मोड पर है। एक तरफ डेटा, नंबर्स और फैक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ इमोशंस, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, दोनों का टकराव होगा। आप और हम जैसे नागरिकों के लिए जरूरी है कि हम अनबायस्ड होकर समझें कि क्यों साउथ को दिक्कत है और क्या नॉर्थ की डिमांड्स हैं, और इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि भारत में डिलिमिटेशन क्यों इतना बड़ा टॉपिक है आजकल और इसके अराउंड क्या डायनामिक्स। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। अब आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा सारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ जुड़ा है, आपकी फ्यूचर जनरेशंस की रिप्रेजेंटेशन के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसी से बनेगी रिप्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर होगी रूल मेकिंग, यानी कि लॉज बनेंगे जिससे हमारा देश चलेगा। सो दैट वाज एनालिसिस। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।